हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्राइट IQ। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जेएसएससी सीजीएल में सामान्य विज्ञान से रिलेटेड बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को। इसमें हम लोग सिर्फ एमसीक्यू ही नहीं बल्कि उससे रिलेटेड सारे बेसिक कॉन्सेप्ट को भी स्टडी करेंगे। सारा क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर से रिलेटेड है, तो क्वेश्चन को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। सारे क्वेश्चन को अच्छे से रिवीजन जरूर कीजिएगा। ये सारा आपका सीमांकन पब्लिकेशन के बुक से कवर किया गया है। ये आपका प्रैक्टिस सेट पेपर 4 का क्वेश्चन है ना। तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसका क्वेश्चन जो है आपका कि सूची 1 जिसमें आपका मात्रा दिया हुआ है और सूची 2 जिसमें आपका उसका इकाई दिया हुआ है को सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। देखिए आपके पास सूची 1 में आपके पास दिया हुआ है, आपको इसके इकाई के साथ टिक करना है, ठीक है। अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं ना उच्च वेग, तो उच्च वेग जो होता है वो आपका किसका मात्रक होता है, वो किसका मात्रक है, तो जी हाँ उच्च वेग का मात्रक जो है आपका मैक होता है। वहीं तरंगदैर्घ्य का माप आपका एंगस्ट्रॉम होता है, दाब का माप पास्कल होता है और ऊर्जा का माप जूल होता है। डेट मीन्स करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। एक लाइन से सारा आंसर जो है वो मैच कर रहा है, बट हमेशा ऐसा कोइंसिडेंस नहीं होता। हमेशा आपका एक ही तरह का क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। यहाँ पे आपका देखिए उच्च वेग जो है थोड़ा एक अलग से दिया हुआ है वर्ड, तो थोड़ा इस तरह के वर्ड में थोड़ा कंफ्यूजन होता है इसीलिए इस तरह का वर्ड जो आपके पास है जो एक लाइन से दिया हुआ है, ठीक है। जनरली ऐसा होता नहीं है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ना आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको प्लीज़ बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। इससे रिलेटेड जितने भी फैक्ट हैं उन सारे फैक्ट को भी आप याद रखिएगा। क्वेश्चन है आपके पास कि पीसा की झुकी हुई मीनार गिर नहीं जाती, कारण क्या है। मतलब पीसा की टावर जो है वो आपकी झुकी हुई है लेकिन वो गिरती नहीं है, इसका कारण क्या है। तो देखिए अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं तो इसमें क्या होता है कि गुरुत्व केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर लाइन जो है वो तल के अंदर रहती है, जिसके कारण ऐसा होता है ना। चलिए इसको विस्तार से समझते हैं। बात करते हैं गुरुत्व केंद्र की, तो बेसिकली गुरुत्व केंद्र वह बिंदु होता है जहां वस्तु का संपूर्ण द्रव्यमान जो होता है वो आपका संकेंद्रित होता है। वहीं किसी भी वस्तु के स्थिर रहने का कारण जो है वो आपका गुरुत्वाकर्षण से जाने वाले ऊर्ध्वाधर रेखा का उसके तल से होकर गुजरना है, ठीक है। बेसिक सा कारण इसमें यही है कि पीसा की मीनार की गुरुत्वाकर्षण से होकर गुजरने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा जो है वो आपके मीनार के तल के अंदर रहती है, जिसके कारण ये मीनार जो है अभी तक गिरी नहीं है बल्कि झुकी हुई है। लेकिन एक अनुमान के अनुसार कहा जा रहा है कि वर्ष 2030 से लेकर यह मीनार जो है और झुक जाएगी और गुरुत्व केंद्र से होकर जाने वाली रेखा जो है वो मीनार के तल से बाहर हो जाएगी और इसके बाद क्या होगा कि यह पुनः गिर जाएगी, ठीक है। तो एक अनुमान लगाया गया है, इस तरह से इसके बारे में बोला गया है। तो आप इसके बारे में अच्छे से जरूर स्टडी कीजिएगा कि ऐसा होता क्यों है। वही नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास कि समुद्र में पलवन करते हुए आइसबर्ग का किस भाग समुद्र की सतह से ऊपर रहता है, बताइए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए समुद्र पलवन करते हुए आइसबर्ग का जो भाग है ना वो आपका 1/9वां भाग जो है वो समुद्र के सतह के ऊपर होता है। चलिए विस्तार से समझते हैं। अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं ना तो शुद्ध जल के बर्फ में जो है वो परिवर्तन होने पर 4 डिग्री सेल्सियस ताप पर बर्फ का घनत्व जो है वो जल के घनत्व का 1/9वां भाग होता है, जिस कारण जल के ऊपर बर्फ का केवल 1/9वां भाग जो है वो दिखाई पड़ता है, जबकि यहाँ पे पलवी जल का 8/9वां भाग जो है वो जल के सतह के अंदर रहता है, जिसके कारण आपका ऐसा होता है कि 1/9वां भाग जो है वो समुद्र के सतह के ऊपर होता है, जबकि 8/9वां भाग जो है वो जल की सतह के अंदर बना रहता है, ठीक है। वहीं आगे का क्वेश्चन है आपके पास कि ब्रह्मांड के इतिहास में सबसे पुराना डॉक्यूमेंटेड प्रकाश जिसे हाल ही में जारी किया जाना था किस टेलीस्कोप द्वारा कैप्चर किया गया है। यहाँ पे गलत हो गया है ना, यहाँ पे कैप्चर होना चाहिए कि कैप्चर किया गया है। चलिए अगर इसमें हम लोग देखते हैं ना तो इसमें आपका क्या है, जेम्स वेब स्पेशल टेलीस्कोप के द्वारा, ठीक है। देखिए विस्तार से समझते हैं। तो यहाँ पे हम लोग बात करते हैं अमेरिकी राष्ट्रपति की। अमेरिकी राष्ट्रपति जो आपके बाइडेन हैं उन्होंने जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप द्वारा ली गई एक छवि का अनावरण जो है वो किया है। इन्होंने कहा है कि यह ब्रह्मांड के इतिहास में 13 अरब साल पहले का सबसे पुराना प्रलेखित प्रकाश है, ठीक है। कितना साल पुराना, तो 13 अरब साल पुराना जो है वो आपका ये है प्रकाश ना। यह पृथ्वी पर दक्षिणी गोलार्ध में दिखाई देने वाला प्रकाश का एक पैच है, इसे याद रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कि परम शून्य ताप
क्या होता है बताइए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए परम शून्य ताप जो है वो आपका सैद्धांतिक रूप से न्यूनतम संभव ताप है, ठीक है। याद रखिएगा क्या है, सैद्धांतिक रूप से न्यूनतम संभव ताप है, ठीक है। चलिए इसमें अगर हम लोग कुछ विस्तार से समझते हैं तो एक चीज़ आप इसमें याद रखिएगा, जो आपका बेसिक फैक्ट है कि इस ताप पर आणविक ऊर्जा जो है आपका न्यूनतम होती है। कौन सी ऊर्जा? आणविक ऊर्जा न्यूनतम होती है। जबकि परम शून्य तापमान जो है वो आपका केल्विन स्केल पर 0 डिग्री केल्विन और आपका सेल्सियस स्केल पर -273 या फिर 15 डिग्री सेल्सियस जो है वो आपका परिभाषित किया गया है। इसे आप याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कि एक 100 वाट का बिजली का बल्ब 10 घंटे जलता है तो आपका 5 रुपये प्रति यूनिट की दर से विद्युत खर्च होगा। यानी कि अगर यहाँ पे 5 लिखा हुआ है ना, 5 रुपये प्रति यूनिट की दर से कितना वोल्ट खर्च होगा। तो देखिए इसको सिंपल से आपको क्या करना है, आपके पास यहाँ पे 10 वाट दिया हुआ है। अगर इसको वाट घंटा में चेंज करेंगे तो 100 हो जाएगा, किलो वाट में चेंज करेंगे तो 1 हो जाएगा, दैट मीन्स 1 यूनिट हो जाएगा। और यहाँ पे क्या हो रहा है कि 1 यूनिट के लिए 5 रुपये लग रहा है, दैट मीन्स द करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ओनली फॉर 5 रुपये हो जाएगा। कैसे बनाइए, तो देखिए आपका पहले वाट घंटा में इसको चेंज करिएगा तो ये क्या हो जाएगा, 100 गुने 10 हो जाएगा, तो आपका वाट घंटा बन जाएगा। वाट घंटा को किलो वाट में चेंज कीजिएगा तो आपका 1 हो जाएगा, 1 किलो वाट हो जाएगा। 1 किलो वाट मतलब 1 यूनिट हो जाएगा, दैट मीन्स 1 यूनिट विद्युत का मूल्य जो है वो सिर्फ 5 रुपये होगा ना। वहीं आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कि सड़क की रोशनी में पीले लैंप बहुतायत में प्रयुक्त हो रहा है। इन लैंपों में निम्न में से किसका उपयोग जो है वो किया जाता है। सोचिए किसका उपयोग किया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जी हाँ, सड़क की रोशनी में सोडियम लैंपों का प्रयोग जो है वो बहुतायत में किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है, सोडियम लैंपों का प्रयोग किया जाता है, जिससे पीली रोशनी जो है वो आपकी निकलती है ना। वहीं आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दी गई कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। आपके पास सूची 1 में स्थान दिया हुआ है, उसके कुछ कार्य दिए हुए हैं। अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं तो श्रीहरिकोटा दिया हुआ है, इसका स्थान कहाँ है, तो ये है आपका उपग्रह प्रमोचन स्टेशन से ना। यहाँ पे कूट हो गया है, कूट यहाँ नीचे होना चाहिए था ना, माफ़ कीजिएगा। लेकिन आगे का क्वेश्चन हम लोग देखते हैं ना। पोखरण, पोखरण का कार्य क्या है, तो पोखरण हो जाएगा आपका परमाणु बम विस्फोटक स्थल है। वहीं आपका थुम्बा, यहाँ पे ध हो गया, यहाँ पे थ होना चाहिए था ना, माफ़ कीजिएगा। तो ये थुम्बा जो है वो आपका रॉकेट प्रमोचन केंद्र है। क्या है, रॉकेट प्रमोचन केंद्र है। वहीं काकरापार जो है वो आपका क्या है, तो ये आपका न्यूक्लियर पावर प्लांट है। दैट मीन्स इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इस्पात स्लैग निम्न में से किसके लिए सामग्री हो सकती है। बताइए इस्पात स्लैग जो है वो आपका किसके लिए सामग्री हो सकती है। तो जी हाँ, ये जो है आपका बेसिकली सभी के लिए हो सकती है। इस्पात स्लैग जो है वो आपका आधार सड़क के निर्माण के लिए यूज़ होता है, वहीं कृषि मृदा के सुधार के लिए भी यूज़ होता है, साथ ही साथ सीमेंट के उत्पादन के लिए भी यूज़ होता है। दैट मीन्स द करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी 1, 2, 3 सारे जो हैं इसके सही है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कि गोताखोरों के सांस लेने संबंधित क्रिया में प्रयोग की जाने वाली गैसें हैं। क्या कौन सा गैस होता है, तो जी हाँ, गोताखोर द्वारा वायु के स्थान पर सांस लेने के लिए हीलियम और ऑक्सीजन का मिश्रण जो है वो गहरे समुद्र में किया जाता है, ठीक है। देखिए इसमें क्या होता है बेसिकली ना, ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि अधिक दाब पर हीलियम जो है वो रक्त में कम विलय होता है, जिसके कारण ऐसा किया जाता है ना। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया। बताइए किसने समझाया। ओहो माफ़ कीजिएगा, यहाँ पे बहुत बड़ा मिस्टेक हो गया है ना, यहाँ पे सब का सब गलत हो गया है। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन ही पूरा मेरे से रॉन्ग हो गया है ना, माफ़ कीजिएगा। इसका मैं जब आपको पीडीएफ दूंगी ना तो पीडीएफ में मैं इसको सुधार के दूंगी, ठीक है। पीडीएफ में आपको इस तरह से नहीं मिलेगा ना, मैं पीडीएफ बहुत जल्द ही प्रोवाइड कराने वाली हूँ। इसका पीडीएफ सारा का सारा पीडीएफ जो है ना आपका सेट पेपर 1 का हो गया, 2 का हो गया, 3 का हो गया, 4 का, ये तो 4 आपका चल रहा है। बाकी जितना भी हम लोग सेट स्टडी करेंगे ना, सारे सेट का प्रीवियस ईयर्स सारे सेट का पीडीएफ जो है वो मैं आपको दे दूंगी, बस 1-2 दिन वेट कीजिए ना। देखिए जैव विकास का सर्वप्रथम किसने समझाया, तो जैव विकास को सर्वप्रथम समझाने वाले व्यक्ति जो थे वो थे आपके डी लैमार्क थे ना। याद रखिए कि जैव विकास परिकल्पना का पहला सिद्धांत जो है वो आपका डी लैमार्क ने दिया था। कब दिया था, तो 1809 में दिया था। इनकी एक पुस्तक है जिस पुस्तक में इन्होंने ये दिया था जो है आपका फिलोसफी जूलॉजिकल में इन्होंने इसके बारे में प्रस्तुत किया है, ठीक है। इन्हें लेमार्क के सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। याद रखिएगा इन्हें किस सिद्धांत के नाम से
से जाना जाता है, तो इन्हें बेसिकली लैमार्क के सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कि सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए तथा नीचे दी गई कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। ठीक है, देखिए तो देखिए लैक्टिक अम्ल क्या होता है, तो लैक्टिक अम्ल दूध में होता है। किस में होता है, दूध में होता है। वहीं आपका एसिटिक अम्ल में क्या होता है, तो एसिटिक अम्ल में सिरका होता है ना, सिरका में कौन सा अम्ल होता है, एसिटिक अम्ल होता है। वहीं साइट्रिक अम्ल किस में होता है, तो साइट्रिक अम्ल आपका नींबू, यानी कि नींबू में आपका साइट्रिक अम्ल होता है। वहीं आपके पास लास्ट बच गया ब्यूटाइलिक अम्ल, तो ब्यूटाइलिक अम्ल जो है वो आपका दुर्गंध युक्त मद होता है। दैट मीन्स आपका ये करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, देखिए मैच कीजिए तो 1 का 3 किस में दिया हुआ है, तो 1 का 3 जो है ना, 1 का 3 सिर्फ एक में इसमें दिया हुआ है, इसमें भी दिया हुआ है। ठीक है, लेकिन अगर आप यहाँ पे देखिएगा ना इधर से, तो डी का 2 जो है वो आपका सिर्फ 1 में दिया हुआ है। देखिए तो डी का 2 सिर्फ 1 में दिया हुआ है ना, पीछे से देखिए दिया हुआ है। दैट मीन्स इसका सी आंसर जो है वो इसका करेक्ट हो जाएगा। तो देखिए आप इससे भी दिमाग लगाइएगा जरूर ऑप्शन में, कि अगर आपको लास्ट का नंबर याद है या फिर बीच का भी कोई याद है तो आप मैच करके जरूर देखिएगा, क्वेश्चन को छोड़िएगा मत। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और नीचे दी गई कूट की सहायता सही उत्तर का चयन कीजिए। देखिए आपके सूची 1 में क्या क्या दिए हुए हैं, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है लोहा में हेमोग्लोबिन होता है। वहीं आपका शीशा में यहाँ पे सोसा हो गया, शीशा होना चाहिए था ना, तो शीशा में संचायक बैटरी होता है ना। वहीं चांदी में क्या होता है, तो चांदी आपका फोटोग्राफी के लिए यूज़ किया जाता है। वहीं आपका तांबा में क्या होता है, ये होता है आपका तड़ित चालक ना। दैट मीन्स इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे भी अगर आप देखिएगा तो ए का 3 जो है यहाँ पे सिर्फ एक ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन डी में, बाकी किसी में भी ए का 3 नहीं दिया हुआ है। इस आधार पर भी आपका डी आंसर जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कि कपास का प्रमुख घटक है। बताइए कपास का प्रमुख घटक कौन सा है, तो जी हाँ कपास का प्रमुख घटक जो है ना वो आपका सेल्यूलोज है। क्या है, सेल्यूलोज है। चलिए इसमें अगर देखते हैं तो आपका बेसिकली कपास का रसायन घटक जो है आपका सेल्यूलोज है, जिसकी मात्रा जो है वो 94% होती है। याद रखिए इसकी मात्रा कितनी प्रतिशत होती है, 94% होती है ना। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, डीएनए की द्विकुंडलिनी संरचना किसके द्वारा की गई है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, इसे बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। तो देखिए तो आपका डीएनए की द्विकुंडलिनी की संरचना जो है वो बेसिकली आपका जो की गई है वो है आपके जेम्स वाटसन और क्रिक ने की है ना। यहाँ पे सिर्फ वाटसन लिखा हुआ, लेकिन यहाँ पे जेम्स होना चाहिए था, नहीं दिया तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे जेम्स वाटसन और क्रिक ने की है। ये किसके लिए किया गया था, तो ये बेसिकली एक्सरे के विश्लेषण द्वारा डीएनए की द्विकुंडलिनी संरचना जो है वो प्रस्तुत की गई थी। याद रखिएगा कि किसके विश्लेषण में, तो एक्सरे के विश्लेषण द्वारा जो है इसकी संरचना जो है वो प्रस्तुत की गई थी, याद रखिएगा। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि शरीर में अतिरिक्त ग्लूकोज ग्लाइकोजन में परिवर्तित होकर भंडारित रहता है। बताइए कहाँ पे भंडारित रहता है, तो जी हाँ ये आपका शरीर में अतिरिक्त ग्लूकोज या फिर आपका ग्लाइकोजन में परिवर्तित होकर यकृत में भंडारित रहती है। कहाँ रहती है, यकृत में भंडारित रहती है ना। यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। बड़ी ग्रंथि कौन है, तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि को क्या बोलते हैं, यकृत बोलते हैं ना। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि हाल ही में किस संस्था ने परम अनंत सुपर कंप्यूटर का अनावरण किया है। बताइए वो हाल ही में आपका आईआईटी गांधीनगर संस्था ने परम अनंत सुपर कंप्यूटर का अनावरण जो है वो किया था। देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कि एक स्वस्थ वयस्क मनुष्य में रक्त का कुल परिमाप कितना होता है। बताइए कितना होता है, तो जी हाँ अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं तो इसकी आप इसमें याद रखिएगा कि मनुष्य के शरीर में जो होता है ना रक्त, उसकी मात्रा जो है उसके भार के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, उसके भार के लगभग 7 से 8% जो है वो उसका रक्त होना चाहिए ना। यानी कि अगर उस व्यक्ति का अगर किलोग्राम में बात करते हैं, अगर कोई व्यक्ति 70 kg का है तो उसमें लगभग 5 से 6 लीटर रक्त जो है वो अमूमन होना चाहिए। दैट मीन्स करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 5 से 6 लीटर ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दी गई कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। ठीक है, यहाँ पे आपके पास कुछ फल दिए हुए हैं। फर्स्ट ऑप्शन आपके पास दिया हुआ है कृत्रिम रूप से फलों को पकाया जाना। कैसे पकाया जाता है, तो जी हाँ कृत्रिम रूप को फलों को एथिलीन की सहायता से पकाया जाता है। वहीं बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है, तो ये है आपका सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। क्या होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। शीतल पेय का नाम क्या होता है, तो वह है आपका कार्बन डाइऑक्साइड होता है। वहीं क्वार्ट्ज जो है वह आपका सोडियम सिलिकेट होता है। ठीक है, दैट मीन्स इस तरह से आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे देख रहे होंगे आप ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आप पीछे से देखिएगा तो डी का 2 जो है सिर्फ 1 में दिया हुआ है, इस हिसाब से भी ये सिर्फ इकलौता आंसर है जो आपका सही हो सकता है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, आप सामान्य विज्ञान का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं जो है आपका कि मधुसूदनी
इंसुलिन अंतःस्रावी हार्मोन एक है। क्या है ये? जी हाँ, ये आपका एक जो है ना पेप्टाइड है। क्या है? पेप्टाइड है, याद रखिएगा। चलिए अगर इसके बारे में समझते हैं तो आप इसमें एक चीज़ याद रख सकते हैं कि इंसुलिन जो है आपका रासायनिक संरचना की दृष्टि से एक पेप्टाइड हार्मोन होता है, जिसकी रचना जो है वो आपका 51 अमीनो अम्ल से होता है। याद रखिएगा कितने अमीनो अम्ल से होता है? तो जी हाँ, इसकी रचना जो है टोटल 51 अमीनो अम्ल से होता है। यह शरीर में ग्लूकोज के उपापचय को नियंत्रित करता है। याद रखिएगा किसको नियंत्रित करता है? तो ये शरीर में ग्लूकोज के उपापचय को नियंत्रित करता है। तो चलिए इस तरह से बेसिकली हम लोग प्रैक्टिस सेट पेपर 4 के अंदर सामान्य विज्ञान को स्टडी कर चुके हैं। ये सारा क्वेश्चन आपका बहुत ज़्यादा रिलेवेंट है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे क्वेश्चन इसमें ऐसे हैं जो आपके प्रीवियस ईयर से कवर किए गए हैं। इसमें जितना भी बेसिक कॉन्सेप्ट बताया जा रहा है वो सारा कॉन्सेप्ट आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सारे क्वेश्चन को अच्छे से प्रैक्टिस करते रहिए। क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक इंपॉर्टेंट पार्ट, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब ब्राइट IQ।